आज वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद है हिंदी विभाग एसडी कॉलेज आलपुरा के सहायक आचार्य डॉक्टर पी संजयन जी। वे एक कुशल कवि एवं आलोचक हैं। हिंदी और मलयालम के विविध राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में उनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन तिरुवनंतपुरम की ओर से मुक्तिबोध काव्य संरचना का रस संदर्भ के लिए बेस्ट क्रिटिसिज्म अवार्ड भी प्राप्त है। वर्तमान में वे अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय है। आज आपका विषय है शीर्षक भीतर पनपने वाला साहित्य, मलयालम आदिवासी कविताओं की संवाद भूमि। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें। मंच पर आसीन झारखंड के साहित्यकार राकेश जी और सहवक्ता के रूप में यहाँ ये आदरणीय अजिता जी, सभा में उपस्थित गुरुवर रवि जी, भरत प्रसाद जी, रवि भूषण जी, शशि मुद्राज जी, सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। असल में मैं वहाँ आराम से बैठकर सभी व्याख्यान सुनकर जाने के लिए आया था, लेकिन सिंधु जी के हठ के कारण अब यहाँ हूँ और एक विषय मैंने चुन लिया है, वो मलयालम आदिवासी कविताओं पर है। उस विषय पर जाने से पहले कल राकेश जी और विशाल जी अपने व्याख्यान में दो बातें कही। विशाल विक्रम जी दलित और आदिवासी साहित्यों की तुलना करते हुए या उनको अलग अलग रूप से देखने की आवश्यकता मांगी थी। वो ठीक है, क्योंकि दलित और आदिवासी साहित्य उस शीर्षक से ही भिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि दलित शब्द जो है वो एक नकारात्मक शब्द है, आदिवासी शब्द एक सत्वपरक शब्द है। इसलिए यदि हम मुख्य धारा की बात कहें तो दलित साहित्य को हम मुख्य धारा के भीतर वाला एक अमुख्य साहित्य के रूप में चित्रित किया गया है। ये कैसे संभव है? इसलिए मुख्य धारा शब्द और उसकी संकल्पना में ही एक गड़बड़ है और उससे मिलती जुलती बात थी। राकेश जी ने इतिहास लेखन पर आपत्तियां प्रस्तुत की थी। इतिहास कभी भी सत्य नहीं, तथ्य भी नहीं, क्योंकि इतिहास विचारधारा पर आधारित है। आपको शायद मेरी बात से सहमति नहीं होगी। मैं कहता हूँ विचारधारा अपने आप में अहम बोध को निर्मित करती है। हमारे भीतर एक अहम बोध यूं ही आ जाती है सत्य के बारे में, और जिस दृष्टिकोण से देखना है उसके संबंध में। तो इतिहास लेखन में विचारधारा की बात या विचारधारा का दखल जो है वो बहुत आपत्तिपूर्ण है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि यदि हिंदी साहित्य का इतिहास देखें तो वहाँ एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव है। यही राकेश जी ने बताया था।
सभी बातों पर वो अभाव है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जिसे हम साहित्य माना है, इतिहासकारों ने साहित्य माना है, उसमें सरस्वती पत्रिका का वर्चस्व देखते ही बनता है। कहानी का इतिहास पढ़ाते समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित या हिंदू में प्रकाशित कुछ एक कहानियों को ऐतिहासिक तौर पर पहली कहानी सिद्ध करने की कोशिश की गई है। क्या उस समय कोई अन्य पत्रिका नहीं थी यहाँ? शायद कितने लोग कहानियाँ लिखती होगी, लेकिन इनका जिक्र नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में तुलसीदास के लिए बहुत जगह है, भक्ति युग में अन्य कवियों के लिए उतना जगह नहीं। इतिहास में ऐसा एक रवैया ठीक नहीं है। अब आलोचना के संबंध में कहें या आलोचना करते समय विचारधारा के आधार पर हम लिख सकते हैं, लेकिन इतिहास में ये जो साहित्यिक अंशों को लिस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं इसलिए ये बात यहाँ कह रहा हूँ कि आदिवासी साहित्य जो है वो अब हमारे सामने है या कविता है, वो उसी प्रकार विचारधारा से आक्रांत नहीं है जिस प्रकार हम मुख्य धारा कहने वाले साहित्य हैं। आदिवासी साहित्य में समग्रता है, एक तरह से उसमें जीवन की समग्रता भी है। मलयालम कविता में समकालीन दौर में कई कवियों का आगमन हुआ है। वे अपनी भाषा में लिखते हैं, मलयालम में नहीं, अपनी संस्कृति पर आधारित शब्दों को चुनते हैं और अपनी ही मातृभाषा पर लिखते हैं, एक एक कबीले के लोग। तो उसमें ये समग्र बोध हम देख सकते हैं। और समग्रता जो है वो एक दृष्टि से लोकतांत्रिकता के लिए भी आवश्यक है। लोकतांत्रिक तभी हो सकती है जब ये कोई बात लोकतांत्रिक तभी हो सकती है जब वो समग्रता से युक्त हो, जिसमें विरुद्धों का या विपरीतों का एक ही प्रकार मिश्रण हो, तभी लोकतांत्रिकता संभव हो जाती है। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण या लोकतांत्रिक जीवन बोध आदिवासी साहित्य के लिए बहुत फिट होने वाली बात है। मैं मलयालम में कुछ नए कवियों की कविताओं को जिस प्रकार मैंने अनुवाद किया है हिंदी में, उसी प्रकार आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। और आप भी बताइए इसमें विचारधारा है या जीवन बोध या सांस्कृतिक रूप है। एक है प्रकाशन चंतलम की एक कविता है, ओखली पीटने का गीत। पक्की हुई धान
माँ ओखली में डालकर कूटती है तो एक अच्छा गीत गूंजता है। माँ गाती है, बजती है हरी धान की खुशबू, जुबान को ललचाती है। माँ के हाथों की चूड़ियां घनकती हैं और फिर बजती हैं। पिता द्वारा गेठी हुई औखली, पिता ने दी थी ये सब। आज भी इस औखली में पिता की खुशबू है। सुबह जब पिता निकलते हैं, शाम को लौटते हैं धान लेकर, ये औखली कूटती है बीते हुए समय को। हर दिन मिलने वाली धान हर दिन कूटनी होती है। उस दिन को पूरा करने के लिए धान को सुखाकर उबालना होता है, बाकी बची हुई धान। जब भूख सताती है, पिता गाते हैं, माँ औखली बजाती है, धान कूटकर भूख मिटाते हैं। उस पुराने औखली में गीत है, ताल है। औखली की ताल में पिता की कहानी है। नई बारिश में मिट्टी की महक वाली वही अच्छी मिट्टी की खुशबू है। ये जीवन को उसी प्रकार व्यक्त किया है। और उसमें देखने की बात यह है कि पारिवारिक जीवन में ये पिता, पुत्री, पुत्र, माँ जी सब एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहकारी बनकर वहाँ जीवन यापन हो रहा है। प्रकाशन चंद्रम। और एक अन्य कविता है बिंदु इरलम की कविता, जो कट्टू नायक भाषा में लिखी जाती हैं। उनकी कविताओं में जंगल, वनस्पतियों और पौधों के ज्ञान व अनुभवों का अथाह सागर मौजूद है। अपनी जीवन अनुभूतियों को जंगल से बाहर, जंगल से विश्व की ओर, इस प्रकार वे नचाते हैं। आदिवासी संस्कृति के हर पहलू को वे कविता का रूप देती है। पारंपरिक भोजन, परिवेश, औषधियाँ आदि उनके लेखन की विस्तृत सूची में शामिल हो जाती हैं। भूख और संसाधन की कमी के बारे में वे अत्यंत सूक्ष्मता से लिखती है। जैसे एक हांडी पानी में एक मुट्ठी चावल डाला और उबलते पानी में एक उबाल में एक चींटी भी। इतनी ही कविता है। एक हांडी पानी में एक मुट्ठी चावल डाला और उबलते पानी में एक उबाल में एक चींटी भी। यह उनके जीवन के संघर्ष और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी एक साथ अभिव्यक्त करता है। और एक अन्य कविता है, वो बहुत सूक्ष्म कविता है, शिवलिंगम की कविता है कत्तरी। अंधकारमय भाषा में इसका रूपायन है। उसमें कई परतें हैं। एक प्रकार की उर्वरता का बिंब आ जाता है। तो कभी मंत्रवाद या ओछाओं की क्रियाओं का और स्वप्निल दृश्यों का, सभी का बिंब आ जाता है। और कभी सार्वलौकिक जीवन का भी, कभी आखेट का बिंब आ जाता है। और ये कत्तली न माने एक पेड़ है जिसमें फूल होते हैं और वो देवताओं को चढ़ाते हैं एक बार,
और उसके जो शाखाएं हैं उससे वो अस्त्र बनाते हैं और कई तरह के हथियार बनाते हैं और ये पूजा पाठ में भी उसका उपयोग कर रहे हैं। एक अकेली बांस की छड़ी 4 हिस्सों में बंटी 3 कोणों को जोड़कर बनाई गई आकृति, वो त्रिकोण नहीं है जो बच्चे को पढ़ाने के लिए गणित के शिक्षक ने चुना। जब कवि कहता है कि ये गणित पढ़ाने के लिए बनाए गए त्रिकोण नहीं है, तो कविता का अर्थ बदल जाता है। ये त्रिकोण ज्यामितीय अवधारणाओं को पार करता है और प्राचीन आदिवासी संस्कृति के उर्वर प्रतीक के रूप में सामने आ जाता है। ये उर्वरता, त्रिकोण और उर्वरता, ये सिर्फ केरल में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, फ्रांस में गुफा चित्रों में और जापान में ये सब मिलते हैं, त्रिकोण, ज्यामितीय रूप और उर्वरता के भी। तो वहाँ वो फर्टिलिटी का कल्ट है और 2 कोण मिलकर तीसरा कोण बढ़कर खड़ा हुआ जैसे एक धारदार चाकू, वो बदल जाता है, एक हथियार बन जाता है आखेट का। 2 कोण मिलाकर तीसरा कोण बढ़कर खड़ा हुआ जैसे एक धारदार चाकू। ये वो धारदार चाकू नहीं जिसे किसी कारीगर ने बनाया हो, ये तो समय के भार से झुके एक जंगल के मंदार के झाल से बनाई गई एक रस्सी की तरह है जिसमें उसकी कुशलता झलकती है। केरल में या आदिवासियों के बीच काव माने एक संकल्प है, एक क्या है, पुण्य वन कह सकते हैं, दिव्य वन कह सकते हैं, काव। और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण आधिपत्य के समय ये काव, ये पुण्य वन जो है वो सब मंदिर बन गए और वो एक पैन इंडियन व्यू में देवता का रूप भी बदल गया। ये सच्चे अर्थ में एक पारिस्थितिक व्यवस्था है, जंगल जैसा ये काव। तो ये यहाँ एक काव के बिंब के रूप में वो बदल जाती है, एक जंगल के मंदार के झाल से बनाई गई एक रस्सी की तरह। काव में ये बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते, लताएं होती हैं और लताओं बहुत पुराने हो जाने से एक शाखा की तरह बड़ी हो जाती हैं। तो उसी प्रकार का एक दृश्य यहाँ मिलता है। इस कविता में विनाश के कगार पर खड़े एक काव, पवित्र वन की छवि चित्रित है। आज भी हमें रस्सी की तरह लटकती हुई बैलों वाले ऐसे काव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इन काव में आदिवासी परंपराओं और अनुष्ठानों की निरंतरता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस कविता में, कतारी नामक कविता में, बिंब का रूप जो है वो समग्र रूप से बदल जाता है। एक और वो अनुष्ठान का बिंब बन जाता है, एक और वो उर्वरता का बिंब बन जाता है और उर्वरता से ठीक हथियार बन जाता है, आखेट का बिंब बन जाता है। और उस कविता का अंत लगभग इस प्रकार होता है, कथरी एक जादुई जाल भी है, एक चूहे को फंसाएगी, मुर्गी को फंसाएगी, जरूरत पड़ी तो मंदार की रस्सी से बनी कथरी उसे बनाने वाले हाथ को भी पकड़ लेगी।
എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെ തിന്നുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. हमको अपना आहार बनाते हैं. तो ये शिकार है, शिकार कभी कभी हम भी बन जाते हैं. ये कतरी के जादुई दुनिया है. वहां शिकार के आने की राह में वहीं वो है. मंदार कतरी शिकार के लिए तैयार है. वो स्वयं शिकार पकड़ने वाली कतरी की ओर बढ़ रहा है और मंदार कतरी शिकार पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने वाली कतरी की ओर बढ़ रहा है वो स्वयं, और मंदार कतरी शिकार पकड़ने के लिए. इस प्रकार उस कविता का अंत हो जाता है. ये इस प्रकार के बिंब मौखिक परंपरा में भी मौजूद है. आदिवासी कविताओं की मौखिक परंपरा जो है, जो लोक गीतों में है, उसमें भी देख सकते हैं. पनिया भाषा में शांति पनिकन की लिखी कविता कोलु कोम्ब उनकी भाषा में है, जिसे छड़ी हम कह सकते हैं, जिसे एक गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है. जंगल में एक लकड़ी टूटी हुई पड़ी है. क्या वो मर चुकी है या उसमें अब भी जीवन है? लकड़ी एक पेड़ बन गई. हर दिन लकड़ी को देखते हुए कवि एक दिन उसमें 2 नई पत्तियां निकलने देखता है. उन पत्तियों में से एक पर लिखा है प्रेम, दूसरी पर लिखा है जीवन. इस उम्मीद से कवि कल्पना करता है कि लकड़ी एक वृक्ष बन जाएगी. एक छड़ी देखते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें 2 पत्ते फूट निकलते हैं और उसमें प्रेम भी है, जीवन भी है. तो वो मरे हुए नहीं, तो उसको उखाड़ कर फेंका गया है, उसका एक शाखा है. लकड़ी एक पेड़ बन गई. कवि उस पेड़ की छाया में अपने सपनों को साकार होते हुए देखता है. बेटे के लिए एक खलिहान बनाया, बेटी के लिए एक झूला लगाया, पक्षियों के लिए एक परिवार बनाया, और मैंने अपना एक छोटा घर बनाया. जब बाढ़ लगाई उसकी जड़ें सीमाओं को पार कर गई, लेकिन जड़ों के सीमा पार करने के कारण उस पेड़ को काट दिया गया. लहलुहान होकर वो जमीन पर गिर पड़ा. कल जो लकड़ी मैंने देखी थी वो आज मैंने जंगल में देखी. तो हम जिस अन्य समाज के लोग आदिवासी समाज में लाकर जो क्रूरताएं करते हैं या परिस्थिति के ऊपर जो बलात्कार होता है, उसका चित्रण है. तो इस प्रकार देखें तो उनके जीवन में जंगल और जंगल में जीवन, पक्षी लतादी, उसमें विश्वास है, उसमें भौतिक चेतना है, उसमें एक प्रकार का जीवन यापन को चरितार्थ करने की एक लालसा है. सभी कुछ है, ये समग्र बोध उसमें है. और उसी के साथ साथ आदिवासी कविता सिर्फ आदिवासियों की कविता नहीं है, वो आदिवासी समाज की भी कविता नहीं है, वो विश्व की कविता या विश्व में कभी भी घटित होने वाली कविता बन जाते हैं. और एक वक्तव्य से मैं अपना ये लघु भाषण
समाप्त कर लूँगा। ट्रिनिडाड के मार्क्सवादी आलोचक हैं या लेखक हैं CLR जेम्स। उनका एक ग्रंथ है बियॉन्ड द बाउंड्री, क्रिकेट का इतिहास है, क्रिकेट का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास भी है। और उसमें एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, वन हु नोस अबाउट क्रिकेट व्हाट ही नोस अबाउट क्रिकेट। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो क्रिकेट को क्या समझते हैं। इसी प्रकार आदिवासी को समझने के लिए सिर्फ आदिवासियों को समझने से काम नहीं चलेगा। नमस्कार।